फिर से स्वागत है। अब देखते हैं अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम जो पढ़ रहे थे उसमें 1991 के अंदर कुछ आर्थिक सुधार किए गए थे। आर्थिक सुधार है वो हमने दो तरीके से अपनाए। एक है आर्थिक स्थितिकरण और दूसरा है रचनात्मक सुधार। आर्थिक जो स्थितिकरण है वह अल्पकाल के लिए होता है और रचनात्मक जो सुधार होता है वह दीर्घकाल के लिए होता है। लंबी समय अवधि के लिए रचनात्मक और आर्थिक स्थितिकरण है वो अल्पकाल के लिए होता है। इसमें मुख्य रूप से जो काम है वो किया जाता है जैसे भुगतान संतुलन का, भुगतान संतुलन का, जिसमें आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए ऋण लिया जाता है। दूसरा मुख्य कारण और होता है इसका, दूसरा मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। कीमतों, वस्तु और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि करके भी और सार्वजनिक ऋण लेकर भी आर्थिक स्थितिकरण किया जाता है, जिसमें आर्थिक सुधार किया जाता है। रचनात्मक सुधार दीर्घकाल होता है। इसमें जो अर्थव्यवस्था की जो रचना है, अर्थव्यवस्था की जो संरचना है उसमें मूल रूप से परिवर्तन किया जाता है। जब आप इकोनॉमिक्स आगे पढ़ोगे तो इस डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। तो रचनात्मक सुधार के अंदर अर्थव्यवस्था की जो संरचना होती है, कृषि है, उद्योग है, सेवा है, इन क्षेत्रों के अंदर आधारभूत परिवर्तन किए जाते हैं ताकि आगे वर्ष के आगे से इनका विकास हो पाए। देखो, हमने इन चीजों के बारे में पढ़ा था, भुगतान संतुलन के बारे में पढ़ा था। मुद्रास्फीति का मतलब होता है कीमतों में निरंतर वृद्धि, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, जिससे क्या होगा, अगर वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है तो टैक्स है, टैक्स के रूप में है, सरकार के पास आमदनी ज्यादा आती है और आमदनी जब ज्यादा आएगी तो जो व्यापार घाटा है वो पूरा हो सकता है। ये जो सुधार था जिसे अपन आर्थिक स्थितिकरण कहते हैं, ये स्थायी नहीं था, ये अस्थायी था। इससे नुकसान है वो आम जनता को था। जो आम जनता थी उसको नुकसान था, क्योंकि टैक्स के रूप में मान लो, चाहे वो कीमतों में वृद्धि के रूप में मान लो, जनता के ऊपर भार पड़ता था। गरीब जनता मरती थी, मिडिल क्लास फैमिली है वो मरती थी। इसलिए सरकार ने 1991 के अंदर रचनात्मक सुधार किए। इसमें अर्थव्यवस्था की जो संरचना है इसमें ही परिवर्तन कर दिया। कैसे सर? इसमें कृषि क्षेत्र जो बचता है, उद्योग हो गया और सेवा क्षेत्र हो गया। कृषि क्षेत्र के अंदर हम इतना विकास नहीं कर पाए, लेकिन हमें कृषि से निकलकर अब कहां जाना था? उद्योग और सेवा क्षेत्र में जाना था। उद्योग और सेवा क्षेत्र को अगर हम विकास दे देते हैं, अगर हम उनमें परिवर्तन कर देते हैं, एक तो ये देश को टैक्स देंगे जिससे देश में आमदनी राजस्व ज्यादा आएगा, जिससे हमें दूसरे देशों से ऋण लेने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, लोगों को रोजगार मिलेगा। इनसे रोजगार मिलेगा तो देश में गरीबी कम होगी, और रोजगार और गरीबी जिस देश में, बेरोजगारी और गरीबी जिस देश में नहीं होती है वो देश ज्यादा विकास करता है। तो हमने सोचा क्यों ना हम उद्योग और सेवा क्षेत्र में विकास करें। उद्योग और सेवा क्षेत्र में विकास करने के लिए हमने 3 सुझाव दिए। वो 3 सुझाव इस प्रकार हमने अपनाए। पहला, उद्योगों के अंतर्गत जो पहले प्रतिबंध थे, जैसे लाइसेंस लेना हो गया है, या फिर आप इस क्षेत्र में आप उद्योग नहीं खोल सकते, बहुत सारे उद्योगों के ये जो कंट्रोल था सरकार का था, जिससे क्या हो गया कि जो निजी कंपनियां थी वो खुलकर अपना व्यापार नहीं कर पाती थी। इसलिए सरकार ने उन कंपनियों पर उदारीकरण अपनाया, ताकि उदारीकरण हो तो उद्योग है वो अच्छी तरीके से फल फूल सके। दूसरा अपनाया निजीकरण का, क्योंकि सरकारी जो कंपनियां थी, जो सार्वजनिक स्तर की जो कंपनियां थी, वो लगातार घाटे में जा रही थी।
इसलिए उन कंपनियों को सुधार करने के लिए उन कंपनियों को विनिवेश किया गया, अर्थात उनको निजी हाथों में दे दिया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सुधर सके। तीसरा जो पॉइंट है वो है वैश्वीकरण। भारतीय कंपनियां कुछ ऐसी थी जो विश्व स्तर की जो बड़ी कंपनियां थी उनके साथ प्रतिस्पर्धा अच्छी तरीके से नहीं कर पा रही थी, इसलिए उनको प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से विदेशी कंपनियों को देश के अंदर लाया गया। और इसका मूल उद्देश्य एक ही था कि ज्यादा से ज्यादा दूसरे देशों से तकनीकी है वो भारत में आए, और जैसे कि कंपनी बाहर की कंपनी भारत में आएगी तो देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, टैक्स में वृद्धि होगी, राजस्व में वृद्धि होगी। इस प्रकार इन उद्देश्यों को लेकर है हमने ये काम किया। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से उद्योग और सेवा क्षेत्र को फायदा हुआ, साथ ही कृषि क्षेत्र के अंदर जो आधारभूत जो वस्तुएं हैं उनका भी विकास हुआ, जिससे कृषि क्षेत्र के अंदर टेक्नोलॉजी आई। इन सभी से इन तीनों क्षेत्रों के अर्थव्यवस्था के जो 3 क्षेत्र हैं जिनसे जीडीपी बनती है उनमें विकास हुआ, और जैसे इनमें विकास हुआ तो राष्ट्रीय आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। और जैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, जैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो पर पर्सन इनकम है, प्रति व्यक्ति आय में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। जब दोनों एक साथ बढ़ते हैं तो देश में आर्थिक वृद्धि होती है। और इसके साथ अगर सामाजिक विकास भी होता है, अगर राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के साथ अगर देश में सामाजिक विकास भी होता है तो ऐसे को हम बोलेंगे आर्थिक विकास। इसको क्या बोलेंगे, आर्थिक विकास। आगे हम इन तीनों को अच्छे तरीके से गहन अध्ययन करते हैं, ये क्या है और क्या नहीं। आगे बढ़ते हैं, उदारीकरण। ये क्या है? उदारीकरण का मतलब होता है जो उद्योग और सेवा क्षेत्र थे, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र थे, उनपे जो अनावश्यक, जो आवश्यक नहीं है, अनावश्यक जो प्रतिबंध थे, जो कानून थे, वो क्या कर दिए, हटा दिए। जैसे लाइसेंस लेना है तो ऐसी चीज क्या कर दिए, उनको हटा दिए, और औद्योगिक क्षेत्र को बिल्कुल सरल बना दिया गया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा है वो उद्योग हैं वो लगा सके। इससे होगा क्या, इसमें औद्योगिक क्षेत्र है वो लगातार ग्रोथ करेगा। औद्योगिक क्षेत्र जब बढ़ेगा तो इसके साथ ही देश के अंदर राजस्व बढ़ेगा, रोजगार के सुअवसर पैदा होंगे, जिससे देश में आर्थिक विकास होगा। इसी के साथ सरकार ने जुलाई 1991 के अंदर, जुलाई 1991 के अंतर्गत है एक नई औद्योगिक नीति अपनाती है। नई औद्योगिक नीति अपनाती है। नई औद्योगिक नीति अपनाती है जिसके अंतर्गत उद्योगों के विकास से संबंधित नियम और कानून बनते हैं ताकि उद्योग है वो ज्यादा से ज्यादा विकास कर पाए। इसी के साथ अगर हम आगे चलें तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो अब पूंजीवादी मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था बन चुकी थी। पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो बन चुकी थी। मतलब जो अर्थव्यवस्था का झुकाव हमारे पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था में था, वही झुकाव अब पूंजीवादी अर्थात अमीर वर्ग के लिए क्या हो गया, ज्यादा हो गया। निजी लोगों के लिए हमने क्या किए, सुअवसर पैदा किए ताकि ये लोग ज्यादा से ज्यादा उद्योग है वो लगा सके। इसमें समाज के कल्याण के लिए कम तथा निजी जो व्यक्ति थे, अमीर लोग थे, अगर सिंपल सरल भाषा में पढ़े तो उनके लिए ज्यादा सुअवसर थे, क्योंकि यही लोग थे जो देश के अंदर उद्योग है वो अच्छे तरीके से स्थापना कर सकते हैं। इनको उद्योग चलाने के लिए सरल नीतियां दी गई ताकि उद्योग ज्यादा लगाए, और जो गरीब व्यक्ति हैं वो गरीब व्यक्ति इन उद्योगों में काम करें और रोजगार ज्यादा से ज्यादा पैदा हो। तो इसलिए कहता हूं कि भारत की पहली अर्थव्यवस्था थी ना, वो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था थी, अर्थात भारत के अंदर समाजवादी
और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्था के गुण हैं, लेकिन अब 1991 के बाद जो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था का झुकाव है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर हो चुका है। इस पॉइंट पर, इस अर्थव्यवस्था के प्रकार पर मैं एक टॉपिक पर एक वीडियो बनाने जा रहा हूं जो भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रकार या अर्थव्यवस्था के प्रकार के नाम से आपको मिलेगी। इसे ध्यान से पढ़े तो आपको ये सारी विकास के आधार पर जो अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं या पूंजीवादी या मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था के आधार पर जो प्रकार है अर्थव्यवस्था के, उन सभी को आसानी से आप समझ सकते हैं। तो नई औद्योगिक नीति लगा दी गई, अर्थव्यवस्था वो पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में बनाई गई और धीरे धीरे जो सरकार की जो बाधा थी, सरकार जो निजी उद्योगों के लिए बाधा थी वो क्या हो गई, दूर हो गई। और अब लोग उद्योगों को अपनी इच्छा अनुसार लगाने लगे क्योंकि अब कोई रोक टोक नहीं थी। यही क्या है, उदारीकरण है कि भी नियमों और कानूनों को उद्योगों या सेवाओं पर बिल्कुल सरल तरीके से लगाना ही उदारीकरण है। आगे बढ़ते हैं निजीकरण। इसके नोट्स पीडीएफ के रूप में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे और इस वीडियो के लिंक पर भी है। अब पढ़ते हैं निजीकरण क्या होता है। निजीकरण का मतलब ये है कि 1990 से पहले जो हमारे पास कंपनियां थी, जो उद्योग थे, वो सभी सार्वजनिक माने जाते हैं। लेकिन सार्वजनिक कंपनियां हैं वो धीरे धीरे रुग्ण हो चुकी थी। रुग्ण उद्योग है वो बन चुकी थी। रुग्ण उद्योग का मतलब हो गया बीमार पड़ी औद्योगिक इकाइयां जो अपने ऋण है, जो बैंक के ऋण है, वो भी अच्छी तरीके से नहीं चुका पा रही थी। सरकारी कंपनियां घाटे में जा रही थी। कोई अच्छा मैनेजमेंट है वो सरकारी या सार्वजनिक कंपनियों पर नहीं था। इसलिए सरकार ने एक सुझाव दिया कि क्यों ना इन उद्योगों को, इन सार्वजनिक उद्योगों को निजी हाथों में सौंप दिया जाए, अर्थात जो साझा शेयर थे, हिस्सा थी, वो निजी लोगों के हाथों में बांट दिए गए। एक कंपनी के हिस्से को निजी लोगों के हाथों में दे दिया गया, मतलब बेच दिया गया। अब एक शब्द आता है विनिवेश। विनिवेश का मतलब होता है कि जो सार्वजनिक कंपनी है, सार्वजनिक उद्योग कंपनी है, सार्वजनिक उद्योग के जो हिस्सा है, शेयर है, वो हिस्से निजी लोगों के हाथों में, निजी कंपनियों के हाथों में क्या कर दिए, बेच दिए। जैसे मान लो ये कंपनी है और इस कंपनी का जो अपना मालिकाना हक है वो 100% है, मालिकाना जो हक है वो 100% है। लेकिन ये कंपनी डूब रही है, सार्वजनिक कंपनियों को रुग्ण अवस्था में आ रही है, अपने ऋण है वो भी नहीं दे पा रही है, घाटे में चल रही है। तो इस घाटे को भरपाई करने के लिए इस कंपनी ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, इसका विनिवेश कर दिया गया, निवेश कर दिया गया। इसके अंदर क्या होगा, ये जो निजी कंपनी का जो लोग है, ये जो व्यक्ति है, एक पर्सन है, ये क्या करेगा, इस कंपनी को हिस्से को खरीद लेगा। जैसे कोई 20% हिस्सा खरीद लिया है या 50% हिस्सा खरीद लिया है, इसमें हिस्से कर ये कंपनी का अब 50% क्या हो गया, मालिकाना हक रखने लगा। अब ये क्या करेगा, इस कंपनी को मैनेज अच्छी तरीके से करेगा। अगर ये मैनेज अच्छी तरीके से करेगा तो ये औद्योगिक इकाई है वो अपनी रुग्ण अवस्था को समाप्त करके आगे की ओर क्या करेगी, बढ़ेगी, ग्रोथ करेगी, जिससे इस कंपनी में अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, विकास हो गया। इस व्यक्ति ने इस उद्योग के अंदर क्या किया, निवेश किया। इस व्यक्ति ने इस कंपनी के अंदर अपना हिस्सा खरीदा था 50%, उसको निवेश किया, अपने पैसे को निवेश किया। इसे ही क्या कहते हैं, विनिवेश कहते हैं। और ये एक निजीकरण का एक उदाहरण कह दो या पार्ट कह दो। विनिवेश निजीकरण है वो विनिवेश से ही शुरू होता है। निजीकरण का मतलब हो गया सरकारी कंपनियों को निजी लोगों के हाथों में बेच देना या इनके हाथों में रख देना, ही क्या कहलाता है, उधारी, निजीकरण कहलाता है। और होगा कैसे, विनिवेश से ये होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो वैश्वीकरण क्या होता है, ये निजीकरण था, अब वैश्वीकरण देखते हैं।
वैश्वीकरण की बात करें, देखिए वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है। वैसे तो वैश्वीकरण का मतलब होता है दो या दो से अधिक जो राष्ट्र होते हैं, दो या दो से अधिक राष्ट्रों की जो अर्थव्यवस्था होती है उनका आपस में मर्ज होना, मिलना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण। या मैं कह दूं कि भारत है जो दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ मिलकर काम करना चाहता है, तो वही क्या कहलाएगा, वैश्वीकरण कहलाएगा। मतलब हम पूरा विश्व क्या हो जाए, एक हो जाए। सारी कंपनियां हैं एक दूसरे के देशों में जाकर है वो एक दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को ग्रोथ करेगी, यही क्या है, वैश्वीकरण है। अब इस वैश्वीकरण के अंदर क्या होगा कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो होती है जिन कंपनियों की औद्योगिक इकाइयां दो या दो से अधिक राष्ट्रों में फैली हो, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे कोका कोला है, ठीक है, कोका कोला है, एप्पो का फोन है, नोकिया है, सैमसंग है, ऐसी कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है जिनका जो ब्रांच होती है वो एक देश में न होकर बहुत सारे देशों में होती है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं और यही बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो वैश्वीकरण को अंजाम देती है, वैश्वीकरण को क्या देती है, बढ़ावा देती है। वैश्वीकरण के अंदर घरेलू क्षेत्र का अर्थव्यवस्था का शेष विश्व के साथ एकीकरण करना ही वैश्वीकरण कहलाता है, अर्थात दो या दो से अधिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मिलना। वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य होता है तकनीकी आना। अगर एक कंपनी दूसरे देश में जाएगी तो अपने साथ तकनीकी भी लेके आएगी, तकनीकी का ज्ञान इस राष्ट्र में भी होगा, और एक देश की कंपनी जब इस देश में आएगी तो वो रोजगार भी पैदा करेगी। अगर एक देश की कंपनी इस देश में आई है तो वह राजस्व में भी वृद्धि करेगी इस देश के अंदर, और जो आधारभूत जो सुविधाएं हैं वो भी इस देश के लोगों को मिलेगी। ये क्या कहता है, वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण के बाद आगे हम पढ़ेंगे उनकी प्रतिस्पर्धा और स्वदेशी के बारे में। अब इसमें एक छोटी चीज रहेगी वैश्वीकरण में, जो हम पढ़ रहे थे वैश्वीकरण होता है बहुराष्ट्रीय कंपनियों से। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक दूसरे देश में जाकर उत्पादों की बिक्री करती है, जिससे एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों के साथ मर्ज हो जाती है, मिल जाती है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं या इस वैश्वीकरण से फायदे हैं, ये होता है कि एक तो एक देश में तकनीकी है वो ज्यादा आती है, पूंजी है वो ज्यादा आती है, श्रम सेवा है वो एक दूसरे देशों में आसानी से प्रभाव हो जाते हैं, एक दूसरे में आ जा सकते हैं। जैसे भारत के लोग हैं वो दूसरे देशों में काम करने के लिए जाते हैं, और दूसरे देशों के लोग हैं वो भारत में काम करने के लिए जाते हैं। और एक इसका सबसे बढ़िया जो बेनिफिट है वो एक होता है कि जब दूसरे देश की कंपनी भारत में आती है और मान लो कि वही प्रोडक्ट बनाती है जो दूसरे देश की जो कंपनी है वो बनाती है, तो ये क्या होगा कि भारतीय कंपनी जो पहले किसी वस्तु की कीमत ज्यादा लेती थी और जो क्वालिटी और क्वांटिटी है इन दोनों में कमी थी, तो अब क्या होगा, जब वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब भारत में आई है तो वो क्या करेगी, सस्ती चीज बेचेगी, अच्छी चीज बेचेगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो स्वदेशी कंपनी थी वो इसमें प्रतिस्पर्धा करेगी। प्रतिस्पर्धा में क्या करेगी कि अगर इसका एग्जांपल लेके हम समझाते हैं, जैसे मान लो ये एक बाहर की कंपनी है और ये हमारे देश की कंपनी है, ठीक है। ये भारत की कंपनी है और ये विदेशी कंपनी है, मान लो अमेरिका की। ये भी भारतीय कंपनी भी चाय बनाती है और विदेश की कंपनी है वो भी क्या बनाती है, चाय बनाती है। भारत की जो चाय है उसका पर केजी 100 रुपये, मान लो 100 रुपये केजी मिल रही है, ठीक है। लेकिन अमेरिका कंपनी जैसे ही भारत में आई उसने क्या किया, 80 रुपये में देनी शुरू कर दी। वही चाय है वो 80 रुपये में देनी शुरू कर दी। भारत की चाय है वो अच्छी नहीं थी
जबकि अमेरिका की जो चाय की कंपनी आई वो अच्छी थी, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में क्या थी, अच्छी थी। अब भारत की ये जो कंपनी थी उसका चाय का मार्केट क्या हो गया, गिर गया। अब भारत की कंपनी प्रतिस्पर्धा करेगी इससे, और क्या करेगी, या तो अपनी कीमतें कम कर लेगी, 80 रुपए कर देगी, ठीक है, पहले 100 रुपए था 80 कर दिया। जो क्वांटिटी और क्वालिटी में जो डिफरेंस था अब वो क्या कर देगी, उसके अनुसार कर देगी। इससे क्या हो गया, भारतीय कंपनी में क्या हो गई, बढ़ गई। पहले ये लोग है वो 100 रुपए से वस्तु ले रहे थे, लेकिन आज इसी कंपनी की जो वस्तु है वो 80 रुपए की ले रहे हैं, अर्थात 20 रुपए का क्या हो गया, इसमें बेनिफिट हो गया। मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भारतीय जो कंपनियां हैं जो पहले सुस्त तरीके से चल रही थी, अब प्रतिस्पर्धा बढ़ जाने से अब लोग जो भारतीय कंपनियां हैं वो अपने प्रोडक्ट को सस्ते दामों पर बेचेगी, जिससे लोगों को प्रॉफिट होगा, और प्रतिस्पर्धा से भारत के लोगों को फायदा होगा, इससे सरकार को भी क्या होता है, फायदा होता है। इतना चीज इसके बारे में पढ़ा। अब प्रतिस्पर्धा का मतलब अगर आपको देखें तो प्रतिस्पर्धा का आपकी बुक के अनुसार दे रखा है कि दो वस्तुओं में तुलना कर अधिक बेहतर या अच्छी वस्तुओं का निर्माण करना क्या कहलाता है, प्रतिस्पर्धा कहलाता है। अब इस प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा कौन देता है, इस वैश्वीकरण को बढ़ावा कौन देता है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा कौन देता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा कौन देता है। अब ये देता है जैसे WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये जो वैश्विक स्तर की बड़ी बड़ी जो संस्थाएं होती है ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा देती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां तब बढ़ेगी जब किसी राष्ट्र में वैश्वीकरण अपनाया जाएगा, और वैश्वीकरण कब अपनाया जाएगा, जब उस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो खुली हो जाएगी, ओपन इकोनॉमी हो जाएगी, तब ये होगा। अब बात करते हैं, हमने वर्ल्ड बैंक और IMF के बारे में तो जाना कि ये ऋण देती है, लेकिन WTO क्या है वो देखिए। ये है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी, 1 जनवरी 1995 में हुई थी। इसकी स्थापना इससे पहले भी हो चुकी थी, लेकिन सही रूप से 1 जनवरी 1995 में हुई थी। इसका काम क्या है, ये क्या करती है, विश्व व्यापार संगठन काम क्या करता है, यह बहुपक्षीय, 2 या 2 से अधिक पक्षों में जब व्यापार होता है तो उसके समझौतों पर क्या करती है, नियंत्रण करती है कि कल किसी राष्ट्र को नुकसान ना हो जाए। 2 राष्ट्र के लिए व्यापार के लिए एक मंच प्रदान करती है, एक स्टेज प्रदान करती है, ताकि 2 या 2 से अधिक देश हैं वो आपस में व्यापार कर सकें। अगर कोई 2 राष्ट्रों के बीच में व्यापार से संबंधित अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसको सुलझाने का काम भी कौन करता है, निपटाने का काम भी कौन करता है, विश्व व्यापार संगठन है वो इसको क्या करता है, निपटाने का काम करता है।